हेलो बच्चों। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4। इसका पार्ट 3 हम करने वाले हैं। इससे पहले तक हम इसके पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट और पढ़ चुके हैं। तो इसका जो आपके नाम है वो है आपके रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना। तो इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। तो उसकी जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो उसके लिए जो उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि सबसे पहले देखिए जो परमाणु होते हैं, परमाणु अणु क्यों बनाते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसके बाद हमने पढ़ा था अष्टक नियम क्या होता है। अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अष्टक नियम के बाद में हमने पढ़ा था कि BSEPR सिद्धांत। BSEPR सिद्धांत पढ़ा था कि इसके BSEPR सिद्धांत क्या होता है, इसकी क्या क्या सीमाएं होती है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वो है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो MOT। तो इस पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। हम इन 2 टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी के 3 और चौथे टॉपिक को, थर्ड और फोर्थ टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने तक आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को बिल्कुल यहाँ पर पढ़ेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, या फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बिल्कुल समझ समझ के, तो आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम निश्चित रहिए। हम आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। देखिए हमने यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैप्टर के। तो यहाँ पर पूरे के पूरे नोट्स हैं हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के। तो अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नोट्स बनाए गए हैं, प्रॉपर नोट्स हैं आप हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तक हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो इससे पहले तक हमने जो चैप्टर खत्म किया था वो हम स्टार्ट करने वाले थे नया। जो हमारी नई थ्योरी थी वो थी आपके संयोजकता आवन सिद्धांत। इससे पहले तक हमने पढ़ा था BSEPR सिद्धांत। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब संयोजकता आवन सिद्धांत क्या है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं लुईस अवधारणा से अणुओं की संरचनाओं को लिखने में सहायता मिलती है, परंतु रासायनिक आबंध बनने की व्याख्या करने में ये असमर्थ है। उक्त अवधारणा ये भी स्पष्ट नहीं करती कि अणुओं की आबंध त्रिज्याएं, आबंध वियोजन ऊर्जाएं, देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तथा आबंध लंबाइयां, जैसे कि हाइड्रोजन की होती है आपके 435.8 किलो जूल प्रति मोल और 74 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या होती है। और ये भिन्न भिन्न क्यों है, जबकि दोनों ही अणुओं में क्या दे रखा है आपको, दोनों ही अणुओं में से संबंधित परमाणुओं के बीच एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप एकल सहसंयोजी आबंध बनता है। ये मॉडल बहुपरमाणु अणुओं की आकृतियों की भिन्नता पर भी प्रकाश नहीं डालता। इस प्रकार BSEPR सिद्धांत सरल अणुओं की आकृति के बारे में जानकारी देता है, परंतु ये उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसका उपयोग भी सीमित है। इन कमियों को दूर करने के लिए 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जो क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। ये सिद्धांत कौन कौन से, एक तो है आपके संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा है आपके अणु कक्षक सिद्धांत जिसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे MOT। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था, और जिसका विकास आगे किसने किया था, पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। देखिए इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, इसके बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण, यानी कि वेरिएशन एवं अध्यारोपण, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन के सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित है। तो देखिए कौन कौन से सिद्धांत इसमें काम में लिए गए हैं। तो इस सिद्धांत का विवेचन आ जाएगा आपके परमाणु कक्षकों, उसके अलावा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, उसके अलावा परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण और एवं सुपरपोजिशन अध्यारोपण पर के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। इन सभी पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में संयोजकता आबंध सिद्धांत का गूढ़ विवेचन इस पुस्तक की विषय वस्तु से वार है, यानी कि हम उसको डीप में पढ़ेंगे ना तो वो बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। इस चैप्टर मतलब इस किताब में उतना दे रखा है जो हमारे काम का है। अतः इस सिद्धांत का वर्णन केवल गुणात्मक दृष्टि से तथा गणित का उपयोग किए बिना किया जाएगा। आइए प्रारंभ में सरलतम अणु हाइड्रोजन के विवेचन पर विचार करते हैं। देखिए हाइड्रोजन किस प्रकार से बनता है, ये आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कैसे बनता है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु A व B जिनके नाभिक क्रमशः Na व Nb है तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb द्वारा दर्शाया गया है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बताया जा रहा है कि मान लीजिए मेरे पास 2 हाइड्रोजन के क्या है, देखिए 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, एक है A और एक है मेरे पास B। ये दोनों क्या है, दूर दूर है, और इनके जो नाविक है, नाविक को इन्होंने नाम दे रखा है। देखिए हाइड्रोजन का जो नाविक होगा इसको इन्होंने नाम दे रखा है Na, और बी के नाविक को नाम दे रखा है इन्होंने Nb। तो जो बी का नाविक है वो है Nb।
एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जब ये दो परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होते हैं तब उनके बीच में क्या होता है, कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। तब उनके बीच में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं त्यों उनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए पहले ये क्या थी, दूर थे, ये था, ये भी था, लेकिन जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते जाएंगे। अब आकर्षण बल कौन कौन से होंगे, देखिए आकर्षण बल क्या होता है, विपरीत आवेशों के बीच में होते हैं। तो देखिए एक परमाणु के नाभिक तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के बीच, तो देखिए ए के नाभिक और ए के इलेक्ट्रॉन, बी के नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन, तो आप सभी लोग जानते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। आगे बोला है कि एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, देखिए ए के नाभिक मतलब ए का नाभिक बी के इलेक्ट्रॉन, बी का नाभिक ए के इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। प्रतिकर्षण बल क्या क्या होंगे, देखिए दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच Ea और Ev तथा दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच Na और Nb। तो ये तो हो गए आपके आकर्षण बल और ये हो गए आपके प्रतिकर्षण बल। अब आगे क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए मेरे पास हाइड्रोजन का एटम था Ha और ये था हाइड्रोजन का एटम B, इसके इलेक्ट्रॉन है मेरे पास Ea, इसके इलेक्ट्रॉन है Ev। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, देखिए आकर्षण बल कहाँ कहाँ पर लग रहा है, ए और बी के, देखिए इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, इसका इलेक्ट्रॉन, ये थे नए बल। और देखिए डॉटेड वाले थे आपके पुराने बल ऑलरेडी आपके लग रहे थे। अब प्रतिकर्षण बल क्या क्या में लगता है, देखिए ए का नाभिक और बी का नाभिक, ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आकर्षण बल कौन से हैं, प्रतिकर्षण बल कौन से हैं। देखिए आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर लाने का प्रयास करते हैं। ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। आगे बोला है आपको कि प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि नए आकर्षण बलों का मान नए प्रतिकर्षण बलों के मानों से अधिक होता है। ये बात सही है। देखिए आकर्षण बलों का मान अधिक होगा जब तो वो आपस में बंध बना पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आते हैं तथा उनकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है। अंततः ऐसी स्थिति आती है जिसमें नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। यानी कि आकर्षण बल क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनता है जिसकी आबंध लंबाई 74 पिकोमीटर होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये ग्राफ में समझाया जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से पहले क्या होता है, ये अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के बाद में क्या होता है, तो उनके बीच की जो, देखिए यहाँ पर है आपकी ये दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी, और इधर है आपके ऊर्जा। तो इनकी जो ऊर्जा होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूर होते हैं पर क्या होता है, इनके इनके बीच में क्या होता है, जो इधर भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब इनका जो आकर्षण बल होता है और प्रतिकर्षण बल होता है वो समान हो जाता है और उस टाइम पर इनकी जो ऊर्जा होती है ना वो न्यूनतम हो जाती है। देखिए न्यूनतम ऊर्जा का मतलब होता है अधिकतम स्थायी, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो इस जगह पर जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो आ जाती है इनकी बंध लंबाई। यही आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। चूंकि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु दो पृथक परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा आबंध एंथैल्पी कहलाती है। चित्र 4.8 में दिए गए आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। तो आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये सारी की सारी प्रोसेस हुई। तो हाइड्रोजन का जो अणु होता है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से किस प्रकार से बनता है। विलोमतः हाइड्रोजन के एक मोल अणुओं के वियोजन के लिए 435.8 किलोजूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए हाइड्रोजन का एक मोल है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए आपको 435.8 किलोजूल प्रति मोल देनी होगी। ये आप जो पढ़ चुके हैं आबंध वियोजन एंथैल्पी क्या होती है उसकी सहायता से। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, देखिए हाइड्रोजन अणु के विचलन के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच अंतरनाभिकीय दूरी की सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख, आरेख में न्यूनतम ऊर्जा। देखिए ये आरेख कितने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना चाहूंगा हिस्ट्री के बारे में। हाँ, जेई एडवांस्ड 2018 में यहाँ से प्रश्न आया था, शायद 2018 था या फिर 2019 था, उसमें ये आया था। आपको 4 ग्राफ दे रखे थे और 4 ग्राफ देने के बाद में एक ऑप्शन पूछा हुआ था कि निम्न में से जो अणु की बंध ऊर्जा मतलब बंध दूरी होगी वो कौन सी होगी। तो मल्टीपल चॉइस था और ये भी दे रखा था, एक ऑप्शन ये था कि निम्न में से कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर क्या हो जाएगा, बंध का निर्माण हो जाएगा। तो आपको ये वाली पोजीशन देखनी थी, इस जगह पर बंध का निर्माण होगा और इनके बीच की जो दूरी रहेगी ना दोनों की दोनों नाभिकों के बीच में वो आ जाएगी आपके अणु की जो त्रिज्या होगी ना, बंध मतलब बंध की दूरी होगी वो आ जाएगी। तो इस ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आया था। अगर आप ये वाला कंसेप्ट जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्सन, यानी कि आकर्षण ज्यादा होता है रिपल्सन से। यहाँ पर क्या होता है, आकर्षण और रिपल्सन यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बराबर होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर, जहाँ पर बंध बन जाता है। और इधर और आगे जाओगे तो इधर क्या हो जाता है, रिपल्सन बल ज्यादा हो जाते हैं अट्रैक्शन बल से।
तो जेई एडवांस में भी प्रश्न आया था केवल एक कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्या था कि जब आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बराबर आ जाता है तो बंद बन जाता है, और उस समय जो दोनों के बीच की दूरी होती है वो बंद बंद दूरी होती है, उस समय जो ऊर्जा होती है वो बंद वियोजन ऊर्जा होती है। तो इस कंसेप्ट से प्रश्न आया था। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो आपके एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइनों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कक्षक अतिव्यापन अवधारणा। कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल, इसके बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसी से रिलेटेड है ये। हाइड्रोजन अणु के विरचन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्वेदन यानी कि परमाणु कक्षक अतिव्यापन कहलाता है। क्या हो जाता है, देखिए ऐसे हो जाता है। मेरे पास है हाइड्रोजन का परमाणु, एक मान लीजिए एस कक्षक है, ये एस कक्षक है। ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आते रहे, पास आते रहे। अब एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं कक्षक अतिव्यापन। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं और अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आवंत की प्रबलता को निर्धारित करती है। यानी कि अतिव्यापन जितना अधिक होगा, मान लीजिए ये इस लेवल तक हो जाए या फिर ये इस लेवल तक हो जाए, बहुत ही ज्यादा लेवल तक, तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजी आवंत की प्रबलता को यह डिसाइड करती है कि सहसंयोजी आवंत कितना प्रबल होगा। तो आगे आपको ये बताया जा रहा है कि अतिव्यापन किस प्रकार से होता है। सामान्यतः अधिक अतिव्यापन दो परमाणुओं के बीच प्रबल आवंत बनाने से संबंधित है। इसी प्रकार कक्षक अतिव्यापन अवधारणा के अनुसार दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आवंत का बनना संयोजकता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं परमाणु के पास में क्या होता है, कक्षक होता है। परमाणु के पास होता है कक्षक। हाँ, मान लीजिए मेरे पास है कोई हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s1। हीलियम का होता है आपके 2s2। और देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का ले लेते हैं। मान लीजिए लिथियम का होता है 2s2, मतलब हाइड्रोजन का होता है 1s1 और ये होता है 1s, ये होता है आपके 1s1 1s1 1s2, ये होता है आपके 1s2 और 2s1। तो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं s में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और 2s में कितने आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब अतिव्यापन में क्या होता है, देखिए अतिव्यापन में ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ में कुछ इस प्रकार से कक्षक बना लेते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म क्या होता है, देखिए आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म ऐसे होता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आबंधों के दिशात्मक गुणधर्म, जैसा कि आप जानते हैं सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। तो अतिव्यापन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब दो कक्षक एक दूसरे के पास आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है ये पीजेड कक्षक और ये पीजेड कक्षक, ये एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने से इन्होंने क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया, धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन। तो इन्होंने क्या कर लिया, अतिव्यापन कर लिया, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। और कक्षकों की आकृति के बारे में आप ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, परमाणु की संरचना में। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणु के संयोजन में उनके बने कक्षकों का अतिव्यापन होता है। मेथेन, अमोनिया तथा H2O जैसे बहुपरमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए मेथेन के अणु की आकृति चतुष्फलकीय क्यों होती है, और HCH आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, और अमोनिया अणु की आकृति परामणीय क्यों होती है। तो ये सब हम इस सिद्धांत की सहायता से बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आप मेथेन, अमोनिया, जल आदि बहुपरमाणु कणों की आकृति, उनमें आबंध विरचन तथा उनके दिशात्मक गुणों को परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अब परमाणु कक्षों का अतिव्यापन क्या होता है, देखिए अतिव्यापन, देखिए जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास दो परमाणु एक ही दिशा में पास पास आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा धनात्मक अतिव्यापन। लेकिन एक आप सभी लोगों ने परमाणु संरचना में पढ़ा हुआ है कि जो परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक और एक होते हैं ऋणात्मक। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इस वाले चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, ये पीजेड कक्षक हैं तो इनके दोनों के धनात्मक सिरे मिले, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके धनात्मक अतिव्यापन। लेकिन मान लीजिए इसका धनात्मक सिरा मिल जाए ये वाला, और इसका ऋणात्मक सिरा मिल जाए, तो ये हो जाएगा आपके विनाशी अतिव्यापन। ऋणात्मक अतिव्यापन ये अलग होने पर अतिव्यापन नहीं होता, तो यहाँ पर अतिव्यापन नहीं होगा। तो आपको ये बुलाएं कि अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है। ये ऑर्बिटल तरंग फलनों के आयाम की दिक् स्थान स्पेस में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। देखिए सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह फेज बतलाते हैं, इसका आवेश से कोई संबंध नहीं होता। देखिए तरंग फलन के बारे में आप ऑलरेडी जो आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें पढ़ चुके हैं। कक्षकों का किस प्रकार कक्षक होते हैं, उनके चिन्ह कैसे दिए जाते हैं।
आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह फेज और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए, इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। एस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाएं चित्र 4 पॉइंटों में दर्शाई गई हैं। तो आप एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पीजेड मेरे पास है, एक है पी कक्षक और एक है एस कक्षक। तो इसका धनात्मक तरंग फलन और इसका धनात्मक तरंग फलन जब मिलते हैं तो ये हो जाता है आपके धनात्मक अतिव्यापन। अब देखिए जब इसका ऋणात्मक, एक का ऋणात्मक और एक का धनात्मक मिलेगा तो ये हो जाता है आपके विनाशी अतिव्यापन या फिर ऋणात्मक अतिव्यापन। आप देखेंगे जब दो पी कक्षक आपस में मिलते हैं, उनका प्लस प्लस कक्षक मिलते हैं तो ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, धनात्मक अतिव्यापन। एक का प्लस एक का माइनस मिलेगा तो ये हो जाएगा विनाशी अतिव्यापन। आप देख पाएंगे यहाँ पर पी वाई के दो कक्षक हैं, ये क्या हो रहा है, इनके भी क्या, जब समान समान तरंग फलन मिलते हैं तो वो आ जाते हैं आपके धनात्मक अतिव्यापन, जब विपरीत मिलते हैं तो ऋणात्मक अतिव्यापन। अब शून्य अतिव्यापन क्या होता है, जब एक दूसरे की ओर पहुंचने की दिशा में अभिविन्यास अलग होने के कारण अतिव्यापन नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या है, अभिविन्यास एक है आपके जेड अक्ष में और एक है आपके एक्स अक्ष में, तो भाई यहाँ पर अतिव्यापन हो ही नहीं पाएगा, दोनों के अक्ष अलग अलग है। आप देख पा रहे हैं ये जेड अक्ष है, एक्स अक्ष। तो ये एस और पी क्या करेंगे, आपके इसका आधा भाग प्लस के साथ मिल रहा है, आधा माइनस के साथ मिल रहा है, तो ये शून्य अतिव्यापन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे एक है पी एक्स, एक है पी वाई। अगर आपके पी एक्स और पी एक्स होगा ना तो अतिव्यापन हो जाएगा, लेकिन एक है पी एक्स और एक है पी वाई, तो यहाँ पर कोई अतिव्यापन नहीं होगा। एस तथा पी परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य अतिव्यापन आप समझ चुके हैं। देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये शून्य वाले ये रहे। तो मैं आपको इसका महत्व वैसे बता सकता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि जो जेईई मेन 2019 का एग्जाम हुआ था, आप जानते हैं जेईई मेन में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और मे बी शायद नीट 2020 यहाँ से प्रश्न आया, इसमें नीट 20 में आया था, जेईई मेन 19 में भी आया था कि निम्न में से किस में शून्य अतिव्यापन होगा। एक ऑप्शन था, मतलब आपको देखना था कहां पर अतिव्यापन नहीं हो रहा है, कुछ इसी टाइप का प्रश्न था। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आया है, जेईई मेन 19 में आया था और नीट 20 में आया था। तो आगे हमारा जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि सहसंयोजी आबंध के विरचन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकीय, विषम नाभिकीय, द्विपरमाणु अणुओं तथा बहुपरमाणु अणुओं पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि अतिव्यापन क्या है, सभी जगह पर लागू होता है। हम जानते हैं कि मेथेन, अमोनिया तथा H2 अणुओं की आकृति क्रमशः चतुष्फलकीय, प्रामाणीय तथा मुड़ी हुई होती है। अतः संयोजक तावन सिद्धांत का उपयोग करके ये जानना रोचक होगा कि क्या इन ज्यामितीय आकृतियों को कक्षक अतिव्यापन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए इनको देखते हैं। आइए सर्वप्रथम हम क्या मेथेन पर बात करते हैं। देखिए आइए हम सर्वप्रथम मेथेन के अणु पर विचार करते हैं। तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s हीलियम 2s2 2p2 है, जो कि उत्तेजित अवस्थाओं में कुछ इस प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं इसको, कार्बन का जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आपके कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा हीलियम 2s2 2p2, मतलब हीलियम का मतलब आ जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, देखिए एस में आते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आते हैं आपके कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, ये तो होता है नॉर्मल अवस्था में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से उठ करके यहाँ पर चला जाता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन पी 1 2 3, ये जाएगा 2s, ये 2p होता है, ये 2s 2p। तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास में क्या हो जाएंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए जो उत्तेजित अवस्थाओं में हीलियम 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, इसने क्या किया, p को भी बांट दिया, प्रॉपर्ली बांट दिया p को, कि ये वाला जो p होगा ना, कि ये वाला प्रॉपर्ली इन्होंने क्या कर दिया, इनको बांट दिया, कि ये वाला p हो जाएगा px, ये py, ये pz हो जाता है। और उसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति संकृत कक्षकों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। देखिए कार्बन के क्या होते हैं, 4 संकृत परमाणु कक्षक जिनमें से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनस कक्षक के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 कार्बन हाइड्रोजन आबंध समरूप नहीं होंगे। कार्बन के 3 2p कक्षकों के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच HCH कोण का मान भी 90 डिग्री होगा, अर्थात 3 CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
कार्बन का 2H कक्षक तथा हाइड्रोजन के बनस कक्षक गोलीय सममिति का होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है। अतः कार्बन चौथे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। यह निरूपण मेथेन की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता है, जिसमें चारों HCH अणु कोण चतुष्फलकीय होते हैं तथा प्रत्येक का मान 109 डिग्री 5 मिनट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर आप मेथेन के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हीं तर्कों के आधार पर अमोनिया तथा हाइड्रोजन अणुओं में HNH तथा HOH कोणों के मान 90 डिग्री होने चाहिए, जो वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है। अमोनिया तथा हाइड्रोजन में वास्तविक आबंध कोण क्रम से 160 डिग्री तथा 104 डिग्री 5 मिनट होते हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति। देखिए, कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है आपके सिग्मा आबंध तथा दूसरा आता है पाई आबंध। तो हम सिग्मा और पाई आबंध क्या होते हैं, चलिए इसको और पढ़ते हैं।